Hello everyone, I welcome you all on EduWit India. So if you want good quality educational content, if you want honest opinions about your preparation and about your in general maybe, and if you want positivity, motivation, so you should consider subscribing this channel because that's what you will get here. तो आप इस चैनल को कंसिडर कीजिए सब्सक्राइब करना। और एडिशनल टू दिस अभी हम लोग आप लोगों को पता ही है कि हम लोग CHSL की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं 2019 में, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। बट मेरे दिमाग में अभी क्या है ना कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो कंपाइलेशन होती है ना उसकी फॉर्म में क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करें। यानी मैं जैसे अभी तक तो हम लोग जो है जो भी एग्जाम आया था एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस आए थे उसको डिस्कस कर रहे थे। बट एक चीज़ और की जा सकती है कि CHSL 19 में देख लीजिए जो भी परसेंटेज के जो भी क्वेश्चंस आए हैं मैं एक जगह उनको कंपाइल करूं और उनको मैं एक साथ ही सॉल्व करा दूं एक ही वीडियो में। सिमिलरली मैं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कंपाइल करूँ एक जगह पर और उनको एक साथ ही सॉल्व करा दूं, जिससे कि पूरा का पूरा एक टॉपिक आपका कवर हो जाए कि सारे के सारे क्वेश्चन उसके एक ही वीडियो में कवर हो जाए। तो अगर आप ये चाहते हैं तो मुझको कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी ओपिनियंस, और अगर आप ये भी बताइए साथ में कि कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं जिससे मैं स्टार्ट करूँ उसको, जिससे कि आपके डाउट भी सॉल्व हो जाए और वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में और हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जो 15 अक्टूबर की जो थर्ड शिफ्ट है ना हम उसको डिस्कस करेंगे, उसका क्वांट सेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और तो क्या है इस वीडियो के बाद आपका जो 12 अक्टूबर को जो तीनों पेपर हुए थे, जो आपके 13 अक्टूबर को तीनों पेपर हुए थे, 14 अक्टूबर को जो आपके तीनों पेपर हुए थे और 15 को जो तीनों पेपर हुए हैं, यानी आपकी कुल मिला के 3 into 4 यानी 12 शिफ्ट आपकी जो है कंप्लीट हो गई हैं। यानी आपका कुल मिला के 300 क्वेश्चंस तक आप CHSL के अभी तक सॉल्व कर चुके होंगे इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद तक। तो इसका मतलब आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि CHSL में किस तरीके का पेपर आया था, या फिर आपको काफी प्रैक्टिस हो जाएगी इन चीजों की। तो ये क्या ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जो है CHSL 2020 में अपीयर हो रहे हैं तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू, और ये मस्ट है मतलब करना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको विजिबल होगा, ग्राफ बनाया हुआ है इन्होंने और एक बार ग्राफ है। देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बर्थ रेट ऑफ अ कंट्री सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द बर्थ रेट ऑफ द कंट्री ई। ये बर्थ रेट दी हुई है, यानी हमको दिया हुआ है कि पर थाउजेंड पे जो है बर्थ रेट क्या है, बर्थ रेट पर थाउजेंड दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमको क्या बोला है, हमको यहाँ पर बोला हुआ है कि बर्थ रेट जो है डिफरेंट कंट्रीज की दी हुई है। ठीक है, हमको ज्यादा टेक्निकलिटी का पढ़ना नहीं है इसमें, हमको सीधा सीधा निकालना है। इन्होंने बर्थ रेट का रेशियो जो पूछा हुआ है, परसेंटेज पूछी हुई है, हमको वो निकालनी है। तो बर्थ रेट ऑफ कंट्री सी क्या है, बर्थ रेट ऑफ कंट्री सी यानी 20, हमने लिखा है यहाँ पे 20। ठीक है, हमको कोई मतलब नहीं पर थाउजेंड वगैरह से, क्योंकि जो भी चीजें होंगी वो दोनों सी और ई कंट्री के लिए सेम रहेंगी, तो फिर टेक्निकलिटीज में पढ़ना ही नहीं है। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द बर्थ रेट ऑफ ई। तो बर्थ रेट ऑफ ई क्या है, बर्थ रेट है आपका 33। तो बता रहा है कि सी जो है कितना प्रतिशत है ई का, तो यानी ई का प्रतिशत, यानी नीचे कौन आएगा, डिनोमिनेटर में कौन आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा आपका ई। तो मैंने 33 को लिखा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा 20 जो कि ये सी की बर्थ रेट। ठीक है, इंटू 100 करेंगे क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको निकालनी है आपकी परसेंटेज। ठीक है, अच्छा मुझको एक बार बताइए, अगर मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे को तो मेरा क्या आएगा, 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1982 आएगा आपके पास। ठीक है ना, 1982 आएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली आपका जो है 20 से थोड़ा सा कम आ रहा है, 20 से थोड़ा सा कम आ रहा है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर हो सकता है, यानी आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि 60 पॉइंट समथिंग होगा, वो 65 तो हो ही नहीं सकता, और जब 65 ही नहीं हो सकता तो 70 और 75 का तो बात ही का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, जस्ट अ सेकंड, आपको ये बात तो समझ में आई होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ये है कि आपको एग्जैक्टली ही निकालना है, कि एग्जैक्टली कैलकुलेशन करनी है, तो सिंपल है, आप डिवाइड कर दीजिए 20/300, वो 33 इंटू 100, उसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 20, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये डिनोमिनेटर में आएगा ना, जस्ट अ सेकेंड, आपका हो जाएगा 33 और आपके पास आ जाएगा 0 0। ठीक है, तो 3060 आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया 198, 20 आ गया, फिर आपका एक 0 आ जाएगा, फिर डेसिमल आएगा 0 और 360 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो क्या ये आपके पास 198 आ गया। समझ में आ गई बात आपको, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 60.6 यानी अप्रोक्सीमेटली 60% आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये बात कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। जब भी आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे मान लीजिए आपका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं, इसमें आप ये बोल सकते हैं किसी भी तरीके से बोलिए, या तो आप बोलिए कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है,
ऐसे बोलिए, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि बीच वाले दो का मल्टीप्लीकेशन और जो एक्सट्रीम वाले हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, यानी जो a इंटू डी जो एक्सट्रीम वाले हो गए और जो बीच वाले हो गए b इंटू सी के बराबर होता है। किसी भी तरीके से बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो 10, 12, 15 और मैंने लास्ट टर्म मान लिया d, ठीक है। तो 10 इंटू डी, जस्ट अ सेकेंड थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ लिखता हूं, 10 इंटू डी इज इक्वल टू 12 इंटू 15, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 5 3 15, 5 2 10 और 2 6 जा, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास अल्टीमेटली, यहाँ पे आपके पास आ गई डी की वैल्यू 18, यही आपका आंसर है, कोई इशू नहीं है, समझ में आ गई होगी आपको बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीधा प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन था। अभी आप देखिए, आप ये किसके ऊपर है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड टू डिस्काउंट। देखिए क्या बोला जा रहा है, 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्या दिया जा रहा है हमको, 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं और हमको नेट डिस्काउंट निकाल के, और हमको पता है कि नेट जो एसपी है ना वो हमको दिया हुआ है 680 है। तो क्या कर सकते हैं, देखिए आपको पता है कि इफेक्टिव डिस्काउंट निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इफेक्टिव डिस्काउंट। कैसे निकाल सकते हैं आप, आपको पता होगा कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, यही तो होता है फॉर्मूला इसका इफेक्टिव डिस्काउंट का। x क्या है आपका पहला डिस्काउंट और y क्या है आपका दूसरा डिस्काउंट। तो आपने क्या किया, इसकी जगह पर तो लिखा x की जगह पर आपने क्या मेंशन किया, x की जगह पर आपने मेंशन किया 15% प्लस 20% माइनस ऑफ 15 इंटू 20 यानी 300। तो 300 अपॉन 100 ये 3 हो जाएगा, जिसका सेकंड में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, दिख जाएगा अब देखिए, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा इसको अल्टीमेटली, आपने इसको अल्टीमेटली लिखा 35 माइनस 3 यानी 32%। तो कुल मिला के आपको 32% की डिस्काउंट मिला, यानी इसका मतलब क्या होगा प्रैक्टिकल में, आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ में इसका मतलब होगा कि 100 रुपये अगर आपने एमआरपी लगाई हुई है किसी चीज की, प्रिंट प्राइस आपने 100 रुपये लगाया हुआ है, तो उसमें आपको 32 रुपये की छूट मिली, यानी आपको वो चीज जो है 68 रुपये में मिली। समझ में आ गई बात आपको। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं कि आपकी जो 100 रुपये की चीज थी उसमें 32 रुपये का डिस्काउंट मिला, यानी एसपी कितना हो गया, डिस्काउंट एसपी कितना हो गया। इस एसपी क्या होता है, एमआरपी में से जो हम डिस्काउंट मिला है उसको हटा देते हैं, उसको घटा देते हैं, तो हमारा एसपी आ जाता है। तो यानी आपका एसपी कितना हो जाएगा 68। तो ये क्या है 100 आपका सीपी, एसपी क्या है आपका 68, ठीक बात है ये। लेकिन हमको एसपी क्या बोला है, हमको एसपी बोला गया इस क्वेश्चन में 680 हमको एसपी बोला गया। तो मैंने क्या किया, मैंने 680 की जगह पर क्या लिखा, हमको तो 68 की वैल्यू 680 दी हुई है, 68 की वैल्यू 680 दी हुई है, तो यानी इसका मतलब 10 गुना हो रहा है। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जो 100 है उसकी वैल्यू 10 गुना हो जाएगी, यानी वो वैल्यू 1000 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारा एमआरपी क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल सा है कि हमारा एमआरपी 1000 रुपीज हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए ये तो हुआ एक मेथड, ये हुआ इस क्वेश्चन करने का एक मेथड। एक और मेथड क्या होता है इस क्वेश्चन करने का, इस क्वेश्चन करने का एक और मेथड है आपका रेशियो मेथड, ठीक है ना। देखिए रेशियो मेथड में क्या कर सकते हैं वो जानते हैं, साइड में रखता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेशियो मेथड में हमको वैल्यूज तो याद है सारी। रेशियो मेथड में क्या बोल रहे हैं ये लोग, देखिए रेशियो मेथड 15% डिस्काउंट है स्टार्टिंग में। 15% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होता है 15/100, और इसको क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 3/20, यानी 20 रुपए पर 3 रुपए की छूट। यानी अगर कोई एमआरपी जो थी वो 20 रुपए थी तो उसको 3 रुपए की छूट देकर 70 रुपए में बेच दिया गया। यानी एम हो गया आपका, एमआरपी 20 होगी और आपका जो एसपी है जो सेलिंग प्राइस है वो 70 हो गया, ठीक है। ये रेशियो हो गया। तो ये तो होगी पहली वाली केस जो उसने बताया डिस्काउंट के बाद, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला डिस्काउंट क्या था, दूसरा वाला डिस्काउंट था आपका 20%, ठीक है ना। जस्ट अ सेकंड इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 20% ये, हाँ जी 20% है सेकंड डिस्काउंट, ठीक है। तो आपने क्या किया 20% डिस्काउंट। 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं, 20% को फ्रैक्शन में लिखने के लिए लिखा जा सकता है 1/5, 100 से डिवाइड करते हैं 1/5, यानी 5 की चीज पर 1 रुपए की छूट। यानी जो चीज 5 की है, यानी जो चीज 5 की है उसको 1 रुपए की छूट पे बेचा गया, यानी वो 4 रुपए की बेची गई। ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब ये क्या है, ये दोनों जो डिस्काउंट है ये सक्सेसिव है, यानी एक के बाद एक दिए गए डिस्काउंट है ये। तो इसको क्या किया जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा आपस में। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उस मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 × 4 और 4 × 5 = 20, तो यानी क्या हो गया आपके पास अल्टीमेटली मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपके पास 25/17। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा 17 क्या है आपका, 17 है आपका एसपी जो अल्टीमेटली है, और ये 25 क्या है, ये है आपके एमआरपी, ठीक है। लेकिन एसपी की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, एसपी की वैल्यू हमको दी हुई है, हमको एसपी की वैल्यू कितनी दी गई है, हमको एसपी की वैल्यू दी गई है 68 रुपीज, 680 रुपीज, 680 रुपए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया इसका 40 टाइम्स, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया इसका 40 टाइम्स,
सही बात है। अच्छा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझको 25 एमआरपी निकालना है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, एमआरपी निकालना है तो मुझको 25 में 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं इसमें 25 में हम लोग 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा अल्टीमेटली 1000 रुपये। समझ में आ गई बात आपको, इसका क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 1000 रुपये हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 1000 रुपीज़। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी, दैट इज 1000 रुपीज़। समझ में आ गई बात आपको। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये रहा आपके ऊपर, आपके सामने आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है आपको कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ 5000 रुपीज, यानी 5000 रुपए का जो धन है उसको कितने साल लगेंगे 2000 होने में, अगर उस पर सिंपल इंटरेस्ट ब्याज लगाई जाती है, और किस दर से लगाई जाती है, वो लगाई जाती है 10% पर एनम के से। तो ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है। हमको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट वाली जो ब्याज होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। सिंपल सा फॉर्मूला है। SI कितना दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट 2000 रुपए, 2000 रुपए का ब्याज। प्रिंसिपल कितना दिया है, मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है हमको 5000 रुपए। ठीक बात है। फिर हमको क्या बोला गया, फिर हमको बोला गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया है 10%, और आपका टाइम हमको निकालना है। ठीक है, टाइम से, और नीचे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे से 100 से डिवाइड कर देंगे। आपको दिखाई दे रही होंगी सारी चीजें। ठीक है, आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा कैंसिलेशन करते हैं, ये 2 0 से ये वाले 2 0 कट जाएंगे, यानी आपका आ गया कितना, आपका आ गया 4 साल। कितना आ गया आपका, आपका आ गया 4 ईयर। आपका ऑप्शन हो गया 4। समझ में आ गई बात आपको, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब रेट जो दिया हुआ है आपको परसेंट पर एनम दिया हुआ है ना, तो टाइम भी आएगा, क्या आएगा, एनम की फॉर्म में आएगा, यानी साल की फॉर्म में आएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका टाइम आ जाएगा T = 4 ईयर। समझ में आ गई बात आपको, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरिटी कर लूँ, स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ जिससे कि विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आप, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 16:1। 2 स्क्वायर्स हैं, ठीक है, कौन से 2 स्क्वायर्स हैं, मान लीजिए ये 2 स्क्वायर्स हैं। ठीक है, इनके जो एरिया है ना उनका रेशियो कितना देखा है, उनका रेशियो देखा 16:1। ठीक है, अच्छा इसका मैं मान लेता हूँ, इसकी जो साइड है ना वो कैपिटल A है, और इसकी जो साइड है वो स्मॉल a है। मुझको एक बार बताइए, साइड है ये स्मॉल a और कैपिटल A, तो जब मैं कैपिटल A और स्मॉल a का स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मुझ पे एरिया का रेशियो आ जाएगा। किसका रेशियो आ जाएगा, एरिया का रेशियो आ जाएगा। तो यानी किसके बराबर हो जाएगा, 16:1 के बराबर हो जाएगा। यह बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब मुझको बताइए, अगर मुझको साइड का रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। साइड का रेशियो निकालने के लिए आपको अंडर रूट ले लेता है दोनों तरफ, यानी 4/1, यानी जो पहला वाला स्क्वायर है उसकी साइड और जो दूसरा वाला छोटा वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड का दोनों का रेशियो निकालना हो मुझको, तो मुझको एरिया का अंडर रूट ले लेना है, यानी 4:1 मेरा आंसर हो गया। ये बात ठीक है। अच्छा इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा है मुझसे कि बताइए पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा। तो एक बार बताइए पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है किसी भी स्क्वायर का 4a। तो a की कितनी पावर पे चल रहा है, साइड की कितनी पावर पे चल रहा है, साइड की लीनियर पावर पे, यानी साइड की पावर 1 है, तो वही तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। 4 तो 4, अगर आप यहां भी 4 लगा दें, यहां भी 4 लगा दें, तो 4 तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमको कांस्टेंट टर्म्स पे ध्यान नहीं देना, कांस्टेंट टर्म को हमको इग्नोर करना है, क्योंकि भाई अगर आप पेरीमीटर निकालेंगे स्क्वायर का, तो 4 तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और 4 तो नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गई बात आपको, चाहे छोटा वाला स्क्वायर हो चाहे बड़ा वाला स्क्वायर हो, है तो स्क्वायर ही, तो 4 तो ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, तो वो तो कैंसिल होना है। हमको 4 पे ध्यान ही नहीं देना, हमको देखना है कि a के हिसाब से क्या वेरिएशन है। तो a की पावर 1 के हिसाब से ही वेरिएशन होगा, प्रोपोर्शनलिटी क्या है, a की पावर 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमारा साइड का रेशियो है वही हमारा स्क्वायर के पेरीमीटर का भी रेशियो हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया 4:1। समझ में आ गई बात आपको, किसी तरह की कोई इशू नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी लाता हूँ मैं क्वेश्चन में, थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। देखिए हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ मैन सोल्ड हिज फर्नीचर एट अ 25% गेन। तो क्या हुआ, गेन हुआ, हमको नहीं पता कुछ भी, इन्होंने कुछ नहीं दिया, हम अपनी तरफ से मानते हैं। ठीक है, हमने माना कि जो लागत है, जो कॉस्ट प्राइस है किसी भी फर्नीचर का, वो कितना है, वो है आपका 100 रुपए। कितने का गेन हुआ, 25%, 100 का 25% यानी 25 ही, यानी कितना हो गया, एसपी हो गया आपका 125। यार बिल्कुल ठीक है। हैड ही सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 15%,
यानी उसने अगर 15% के नुकसान पे बेच दिया होता। एक बार बताइए, कोई भी चीज आपने 100 रुपए की खरीदी और 15% के नुकसान पे बेची, यानी आप कितने कितने पे बेचेंगे उसको? 100 का 15 कितना होता है? 100 का 15% क्या होगा? 15 ही होगा। तो यानी 100 से 15 कम, 100 से 15 कम यानी 85। आपने 100 रुपए की चीज को 85 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब आपने 15% लॉस से बेच दी। ये बात ठीक है। अच्छा, अभी क्या बोले, अभी कह रहे हैं कि इसका मतलब उसको जो है 800 रुपए कम मिले। हमारे हिसाब से कितने रुपए कम मिले? पहले वाले केस में इसको 125 रुपए मिल रहे थे, सेलिंग प्राइस यानी मिले रुपए मिल रहे थे उसको। सेकंड वाले केस में इसको 85 रुपए मिल रहे थे। इसका मतलब दोनों केस में अगर अंतर देखा जाए तो कुल मिलाकर उसको 40 रुपए का अंतर बढ़ गया। ठीक है, 40 रुपए का अंतर पड़ गया हमारे हिसाब से 40 रुपए। लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में तो क्लियरली मेंशन है कि वो 40 रुपए नहीं है, वो 800 रुपए है। यानी हमारे 40 की वैल्यू 800 के बराबर है। समझ आई बात आपको? यानी हमारे एक की वैल्यू किसके बराबर है? हमारी एक की वैल्यू 20 के बराबर है। और हमने क्या माना है? सीपी। हमने जो माना है सीपी वो है 100। इसका मतलब जब एक की वैल्यू 20 के बराबर है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 20, यानी हो गया हमारा 2000। और हमसे क्या पूछा है? हमसे सीपी ही पूछा गया है। तो यानी हमारी जो वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा सीपी। प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्नीचर हो जाएगा 2000 रुपए। समझ में आ गई बात आपको? इसमें किसी तरह का कोई इशू नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कुछ नहीं, हमको सीधी सीधी वैल्यू पुट कर देनी है। और नीचे ये ध्यान रखना है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए आपका हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो आपका पूरा क्या हो गया? डिनोमिनेटर आपका पूरा 1 हो गया। ठीक है, बस न्यूमरेटर की वैल्यू डाल दीजिए। कॉस 30 डिग्री क्या होता है? कॉस 30 डिग्री होता है आपका √3/2। उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 3/4। फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1/2। उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4। नीचे तो पूरा 1 चल ही रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन 4। समझ में आ गई बात आपको? इसमें किसी तरह का कोई इशू नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सारे क्वेश्चन करेंगे। बेसिक पेपर है लेकिन हमको सारी चीजें सीखते हुए चलना है, कहीं पर भी चीजों को ओवर कॉन्फिडेंट होकर लूज नहीं छोड़ना है। देखिए इस क्वेश्चन को, 8th क्वेश्चन में, द इनकम इन 2001 वाज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर इन द ईयर। देखिए जो व्हाइट कलर का है ना वो इनकम शो कर रहा है और जो डार्क कलर का है वो आपका एक्सपेंडिचर शो कर रहा है। इनकम ऑफ 2001 की इनकम क्या है? व्हाइट से शो हो रही है 30। तो एक्सपेंडिचर बताना है 30 कब है? एक्सपेंडिचर है 30 आपका 2004 में। तो यानी 2004 वाला आपका आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बताया कि 2001 में जो आपकी इनकम है वो कौन सी साल के एक्सपेंडिचर के बराबर है। तो यानी 2001 में जो हमारी इनकम है वो 30 है, हमारी इनकम 30 है, तो वो एक्सपेंडिचर 30 कब हो रहा है वो देख लीजिए, बस आपका 2004 में हो रहा है। समझ में आई बात आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी ग्राफ का क्वेश्चन। इस पर क्या बोल रहे हैं? इसमें बोला जा रहा है हमसे, आपको विजिबल होगा ये, इसको थोड़ा सा और फोकस कर लो तो ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि परसेंटेज डिक्रीज बताइए इनकम में 2002 एज कंपेयर टू 2001। तो 2002 में क्या आपकी इनकम है? व्हाइट से शो हो रहा है 25 है। 2001 में आपकी क्या इनकम है? 2001 में आपकी इनकम है 20। ठीक है, तो यानी क्या हो गया? 25 और 20 का रेशियो यानी 5:4 आ गया। जब भी सॉल्व करना हो हमेशा रेशियो ले लीजिए, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, बड़ी बड़ी डिजिट्स में कैलकुलेशन मत कीजिए, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कर लिया हमने। ठीक है, टू डेट ऑफ 2001, तो ये कितना? ये 2001 की और ये आपकी 2002 की। ठीक है, तो हमको कंपैरिजन किससे करना है? 2001 से करना है। दोनों में अंतर कितना है? 1 का। और कंपैरिजन किससे करना है हमको? 2001 से, सॉरी 30 आएगा यहाँ पे, मैंने एक्सपेंडिचर लिख दिया वो मे भी। देखिए दोबारा से 1 मिनट। आपकी इनकम कितनी है 2002 में? 2002 में आपकी इनकम है 25 और आपका जो है 2001 में कितनी है इनकम? वो है आपकी 30। तो यानी दोनों का रेशियो क्या होगा? इन दोनों का रेशियो होगा 5:6। यानी कितनी कम होगी? 1 कम होगी। कितने पर कम हुई? विद रेस्पेक्ट टू, कंपेयर टू, देन डेट ऑफ, ये सारी चीजें आती हैं। तो क्या होता है? वो चीज डिनोमिनेटर में आती है। तो क्या हो गया? 2001 वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी, यानी 3 आपका डिनोमिनेटर में आएगा। समझ में आ गई बात आपको? क्या हो गया आपका? जस्ट अ सेकंड, 20 यहाँ पर 2002, 25 एंड 2001, 25 एंड 30 है ना, तो 5 और रेशियो 6, हाँ तो यहाँ पे 6 आएगा ना। ठीक है ना, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, समझ में आई बात आपको? इसको क्या करना है? अब आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? आपका अल्टीमेटली आ जाएगा 50/3। यानी 50/3 को आप क्या लिख सकते हैं? 15/3 को आप क्या लिख सकते हैं? 15/3 को लिख सकते हैं 16 2/3%। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्या है? इस क्वेश्चन के, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और आपको डायरेक्ट आंसर लगाना होता है ऐसे क्वेश्चन का। देखिए करना कैसे है ऐसे क्वेश्चन को, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप। कैसे करना है देखिए, आपको क्या दिया गया? आपको दिया गया, मैं पहले बताता हूँ इसका स्टैंडर्ड वो क्या है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एम अगर होता है ना, तो आपको एक बार पता होगी आपको सीधा क्या लिखना है। आपको सीधा लिखना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/m।
ठीक है। फिर आपको क्या लगेगा, इन दोनों को ऐड कर देना, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 sec थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एम। यानी आपका कुल मिला के क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। समझ में आई बात आपको, एम स्क्वायर प्लस 1। तो आपको क्या करना होता है, अगर ये 3 की वैल्यू है ना, तो जैसे यहाँ पे हमने m माना हुआ है 3 को, तो आप 3 को m ना मानते हुए आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। और ये क्या है, जब m की वैल्यू 3 है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे m की वैल्यू 3 पुट करके देखता हूँ। 2 इंटू थ्री अपॉन एम स्क्वायर को क्या करूंगा, एम स्क्वायर को लिखूंगा मैं 3 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 1 तो 10 हो जाएगा। तो 2 5 जा यानी 3/5 आपका अल्टीमेटली आंसर आ गया। समझ में आई बात आपको। मैंने क्या किया, मैं आपको एक बार आराम से समझाता हूँ। देखिए एम स्क्वायर प्लस 1 जो होता है, एम स्क्वायर माइनस 1 एम वो सेक स्क्वायर माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू m मान ली मैंने अपनी तरफ से, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/m। ये कैसे हो गया 1/m, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको आइडेंटिटी याद होगी अच्छे तरीके से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है। समझ में आई बात आपको। इसको क्या किया आपने, इसको दोनों को फैक्टर की फॉर्म में लिख लिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या हो गया पूरा 1 के बराबर हो गया, ठीक है। अब आपको पता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपने क्या m के बराबर है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा आपका 1/m। समझ में आई बात आपको। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/m, ठीक है। अब एलसीएम लेके मैंने सॉल्व किया, थोड़ा सा मेंटली कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो आपकी क्या जाएगी, सेक कॉस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 2m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। और आपने इसमें क्या किया, आपने जो है जो m की वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में 3 दी हुई है, तो आपने कॉस थीटा में वो वैल्यू पुट कर दी। तो 2 इंटू 5 और 2 इंटू 3 आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 3 और 3 और इसका क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर करना है। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया। हाँ जी, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो यहाँ पे 3 किया आपने और 3 का स्क्वायर, इसको ना आप इसको रहने दीजिए, ये 3 है, ठीक है, ये 3 और आपको क्या करना है नीचे 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी क्या हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 आपका 10 हो जाता है अल्टीमेटली। तो आपने क्या किया यहाँ पे 10 लिखा, तो 6 अपॉन 10 यानी 3/5। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा की वैल्यू होगी 3/5। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कॉस थीटा। तो यानी सीधा सीधा आपने क्या किया, सीधा सीधा आपने कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 लिख दी। समझ में आ गई बात आपको कैसे करना है। अच्छा, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, और अगर आप m वगैरह की वैल्यू में नहीं फंसना चाहते तो सीधा देखिए ऐसे कीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 3, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3। दोनों को सम ऐड करेंगे तो 2 सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 1/3। 3 प्लस 1/3 का एलसीएम लेंगे तो 9 प्लस 1 यानी 10 और अपॉन 3, ठीक है ना। इस 2 से ये 10 को कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा आपका। फिर इसका उल्टा कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस की वैल्यू आ जाएगी। कॉस की वैल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5, ये आ गया आपका। तो यही तो वैल्यू पूछी थी आपसे, समझ में आएगी बात आपको। इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है, इस तरीके के क्वेश्चन से कोई इशू नहीं है। देखिए अब 11वां क्वेश्चन जो आपका है, एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है, फिगर में एक्स मेंशन्ड है। जो आपका कॉर्ड वाला जो पोर्शन है सर्कल के अंदर, वो पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, वो पूरा का पूरा पोर्शन है आपका एक्स का। चलिए आपको पता है कि जो आपकी टेंजेंट है टी जेड, जो कि आपको 6 के बराबर दे रखी है, तो इसका स्क्वायर करना है आपको, तो 6 इंटू 6। और ये जो आपकी वाई जेड है, वाई जेड कितनी हो जाएगी, वाई जेड, चलिए पहले तो मैं आपको जो वेरिएबल दे रखे ना इसी की फॉर्म में लिख लेता हूँ। आपकी टी जेड का स्क्वायर, जो टेंजेंट होती है उसका स्क्वायर, टी जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड इंटू एक्स जेड इंटू एक्स जेड, ठीक है। तो टी जेड की वैल्यू कितनी है 6, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो यानी 36 इज इक्वल टू वाई जेड की वैल्यू कितनी है, ठीक है, ये रहा वाई जेड आपका, ये होगा 4 इंटू एक्स जेड कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स आप लिख देंगे 4 प्लस एक्स, ठीक है। तो आपके पास क्या है 4 9 36, तो 4 प्लस एक्स, यानी जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, कोई भी डीप कॉन्सेप्ट नहीं था, बेसिक सी बात है, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। सेकंड वाली आइडेंटिटी है। सेकंड में इस तरीके की आइडेंटिटी बहुत यूज करी जाती है जब भी इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 12th क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है, हमको बोला जा रहा है
एक आपको आइडेंटिटी दिख रही है। और आपको पता है, मैं बात पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे ही मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम है। कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, एक्सट्रीम से 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर मैं विदाउट एनी डाउट मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगाऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, वो ए माइनस बी स्क्वायर वाली। कौन सी बोल रहा हूँ मैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं वो बताता हूँ। इसको लिख सकते हैं आप हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगी आपकी आइडेंटिटी, ये मुझको यहाँ लगानी है। बट इसको मैं किसी और तरीके से भी लिख सकता हूँ। देखिए आपकी नॉर्मल आइडेंटिटी आपको याद होगी, जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है ना। जल्दी से क्या करता हूँ, क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। और आइडेंटिटी क्या और किस फॉर्म में लिख सकते हैं आप इसको, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप इसमें, और आप लिख सकते हैं इसको इस तरीके से भी, ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ में आई बात आपको, ये क्या लिखा है आपने, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गए तीनों। हमको कौन सा यूज करना है, हमको जो पहला वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, ये आपका सेकंड फॉर्मूला है, ये आपका थर्ड फॉर्मूला है। मुझे फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो बाकी सारे फॉर्मूले को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहला वाला फॉर्मूला सीधा यूज करेंगे वेरिएबल्स के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, जो आपकी वैल्यूज दी हुई है। जस्ट अ सेकेंड, देखिए मैंने क्या वैल्यू पुट करता हूँ। आपने लिखा हाफ, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 11 और 7 18 का 1 और 5 5 15 और 16 और 3 3 9 और 10। ठीक है, ये आ गया आपका इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई हमारी। ठीक है, अब आपने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस तो 1 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट जो बी और सी का डिफरेंस वो हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, और ए और सी का डिफरेंस वो क्या जाएगा, 2 का डिफरेंस है यानी 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, हाफ इंटू 1068 इंटू 4 5 एंड 6, तो 6 आ गया यहाँ पे, तो अल्टीमेटली 3 आ गया। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट आपकी 4 हो जाएगी, 8 से 24, आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, क्योंकि ए की जगह पर हमको यूनिट डिजिट 4 नजर आ रही है। ठीक है, मेथड 1 हो गया। क्या मैं यहाँ पे डीएस लगा सकता हूँ, क्या डिजिटल सम यूज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, पहले ऑप्शन चेक करते हैं। 3 + 2 5 + 4 9 यानी 0 हो गया। 3 + 2 5 5 + 6 11 यानी 2 हो गया। 3 + 2 5 5 + 2 7 हो गया। 3 + 2 5 5 + 8 13 यानी 4 हो गया। सारे डिजिटल सम अलग अलग है, यानी मैं यहाँ पे डीएस भी लगा सकता हूँ। चलिए डीएस पुट करते हैं, एक बार वैल्यू लगाते हैं। इसको मैं क्या 2 से डिवाइड ही कर देता हूँ, इससे चलिए 2 से डिवाइड कर देता हूँ मैं। यहाँ पे 3 आ गया, तो 1068 इंटू 3 इसका मुझे डिविजिबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6 + 8 14 + 1 15, तो 15 का मतलब 6 हो गया। 6 इंटू 3 यानी 9, तो 9 मतलब 0, तो यानी पहला ऑप्शन आपका आंसर हो गया। समझ में आई बात आपको, कोई इशू नहीं है, आपको डीएस भी लगा सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में ना आपको इस बात का ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है आपको, कि जो ऊपर बार बना हुआ है ना, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। इस बार का मतलब ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं अंदर वाला। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 18 + 13, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 31 माइनस के 31। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका माइनस के 31, और माइनस के 31 में प्लस 18 करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 13। ठीक बात है। अच्छा, अब ये जो माइनस का 13 है ना, ये आपका क्या हुआ, ये अंदर है ऐसे माइनस का 13। ठीक है ना, आपने ये पूरी तो सॉल्व किया है, माइनस का 13 आया आपका, माइनस का बाहर है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 13। ठीक है, प्लस का 13 हो गया, बाहर क्या है 25। ठीक है कि, तो आपके पास क्या होगा, अल्टीमेट 38 हो गया। तो आपने ये पूरी वैल्यू कितनी होगी, ये पूरी वैल्यू आपकी हो गई 38। ठीक बात है। अब बाहर क्या माइनस साइन है, तो 42 माइनस 38 यानी आपका हो जाएगा 4। फिर उससे बाहर क्या माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा -4। बाहर क्या 225, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली 221 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको, कुछ भी नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो बार बना होता है ना ऊपर, इसका मतलब भी ब्रैकेट ही होता है, और उसके बाहर जो नेगेटिव साइन है वो पूरे ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता है। समझ में बात है आपको, ठीक है। चलिए, जब आपको ये बात पता होगी तो फिर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पर, देखिए 14th क्वेश्चन,
क्या बोला जा रहा है हमसे इस क्वेश्चन में? देखिए मैं इस वाले फॉर्मूले को आपको हमेशा बताता हूँ कि आपका जो MDH वाला जो फॉर्मूला है, जो कि आपका टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला होता है, उसमें क्या होता है, देखिए आपको एक और बताता हूँ, M इंटू डी इंटू एच अपॉन वर्क, तो ये आपका 1 1 1 हो गए सारे। तो दूसरा क्या होता है, M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। ये M जो होता है ना, ये एफिशिएंसी होती है जनरली, या फिर नंबर ऑफ मेंस कितने काम कर रहे हैं और किस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। ये D क्या होता है, D होता है आपका नंबर ऑफ डेज, और H क्या होता है नंबर ऑफ आवर्स, जो आप एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, और वर्क क्या होता है कितना काम आपने किया। समझ में आई बात आपको? और दोनों दो केस ये होते हैं, दोनों केस को इक्वल करके हमको क्या है इसमें आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, ये तो आपको मोटा मोटा मैंने समझा दिया कि एक्जैक्टली फॉर्मूला होता क्या है। अब देखते हैं इसमें करना क्या है क्वेश्चन में। तो हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड, तो मैन कितने रिक्वायर्ड करेंगे, तो मैंने मान लिया M रिक्वायर्ड करने हमको, M हमको चाहिए। ठीक है, टू प्लॉट 50 एकड़ ऑफ लैंड, 50 एकड़ ऑफ लैंड, तो यानी 50 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इन 10 डेज, कितने दिन में, 10 डेज में हमको करना है प्लग। ठीक है, अच्छा तो ये तो हमको कंडीशन दे दी, पहली कंडीशन। बताया क्या है इन्होंने बुलाया कि 15 मैन रिक्वायर्ड, कितने लोग की जरूरत पड़ती है, 15 लोगों की जरूरत पड़ती है, तो 15 और M। ठीक है, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी उनकी, M हो जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, 15 मैन, जस्ट अ सेकेंड, इसका अलाइनमेंट ठीक कर लेता हूँ थोड़ा। कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, 15 मैन की। अगर वो क्या है, वो 6 डेज काम करते हैं, और 6 डेज काम करते हैं और 10 एकड़ लैंड को जो है प्लग करते हैं। ठीक है ना, 10 एकड़ लैंड को। आवर्स की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, आवर्स किसी में मेंशन नहीं, तो आराम मान के चलना बराबर घंटे काम करते हैं। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 0 से ये 0 कैसे हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है ना आपके पास, तो आपके पास क्या आ गया अल्टीमेटली, जो आपके मैन जो रिक्वायर्ड है वो कितने हो गए, जो मैन रिक्वायर्ड है वो हो गया आपका 45 मैन से रिक्वायर्ड। तो ये आपका आंसर हो गया, कोई इशू नहीं इसमें। बस हमको क्या करना होता है, जो M इंटू डी इंटू एच अपॉन वर्क, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें कुछ भी इशू नहीं है। चलिए आप इसको देखते हैं। राकेश वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ, राकेश वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज द ब्रिज इन 30 मिनट्स, यानी वो आधे घंटे में एक ब्रिज को क्रॉस करता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यानी इसको कितना लेंथ है उस ब्रिज की, तो मतलब उसे जितनी दूर इसने तय करी, तो बताइए 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आधे घंटे में कितनी दूरी ट्रैवल करेगा। बहुत बेसिक सी बात है, 8 इंटू 1/2 यानी 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर क्या हो गया, उस जो ब्रिज है उसकी लेंथ हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी है इसमें। देखिए 16 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 16 क्वेश्चन में उनको बोला जा रहा है कि रीटा जो है उनकी इनकम क्या है, उनकी जो इनकम है वो जो रीचा है उसकी इनकम से 15% कम है। जो रीटा है उसकी जो इनकम है वो रीचा से उसकी इनकम 15% कम है। तो इसका मतलब अगर मैं जो रीटा है और जो रिचा है, तो अगर मैं रिचा की इनकम क्या मान लूँ, अगर मैं रिचा की इनकम 100 रुपीज मान लेता हूँ, तो इससे 15% कम यानी 15% कम रीटा की इनकम होगी। तो क्या 100 का 15 कम करेंगे तो 85, यानी 85 कितनी होगी, रीटा की इनकम होगी। समझ में आ गई? इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ रेशियोज को, तो 5 से कैंसिल करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 17:20 आ जाएगा। यानी अगर रीटा की इनकम कितनी है 17 रुपए, तो रिचा की इनकम कितनी है 20 रुपए। ठीक है बात। बाई व्हाट परसेंट इज रिचास इनकम मोर देन, कितने परसेंट जो है रिचा की इनकम ज्यादा है, तो 3 रुपए ज्यादा है। हमने कितनी निकाल ली, हमने रुपए की फॉर्म में निकालने, तो क्या हो जाएगा 3 रुपए ज्यादा है। ठीक है, 3 रुपए ज्यादा है, जस्ट अ सेकंड, 3 रुपए ज्यादा है। और कितने, और किससे ज्यादा है, रिचा से कितनी ज्यादा है, रीटा से कितनी ज्यादा है, तो 3 रुपए का अंतर, 3 रुपए ज्यादा है, और रीटा से ज्यादा है, मोर देन दैट ऑफ, या मोर देन, तो इसका मतलब एन कंपेयर टू, ये सारी चीजें आती हैं तो वो डिनोमिनेटर में आता है। तो रीटा की इनकम क्या आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। तो 3/17 इंटू 100, समझ में आएगी बात आपको। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300/17। अब आप देख लीजिए यूनिट डिजिट 0 आनी चाहिए। 4 समझे 28 + 1 नहीं आ सकती, 9 हो जाएगी। 5 समझे 35 + 1 तो आपकी 6 हो जाएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। 6 समझे 42 + 1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 42 + 1 आपका आ जाएगा 3, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 7 समझे 49 + 1 करेंगे तो आपकी 0 आ जाएगा, यानी यही आपका आंसर है। यूनिट डिजिट हमेशा वेरीफाई कर लीजिए। एक बार बताइए मैं कैसे बताऊं, देखिए 16 × 17 कीजिए, 16 × 17 और प्लस 1 11, तो 6 समझे 42, यूनिट डिजिट क्या 2 प्लस इसकी यूनिट डिजिट क्या 11 की 1, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट 3 तो आएगी, 0 थोड़ी आ जाएगी, हमको तो 0 चाहिए ना। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना है। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवनटीन क्वेश्चन ही हमको जो डील करना है। हाँ जी 17 क्वेश्चन देखिए आप,
द एरिया ऑफ अ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए आपको क्या बोल रहा है कि ऐसा ऐसा वो बताइए आप जो सेमी सर्कल में आपको एक ट्राइंगल बनाना है जिसका एरिया जो है मैक्सिमम हो। ठीक है, तो आपने क्या किया है, आपने देखिए मान लीजिए आपका ये अगर आपने ये जो मेंसुरेशन में पढ़ा होगा कि इस तरीके की अगर आपकी फिगर होती है सेमी सर्कल है तो उसमें जब आपको मैक्सिमम एरिया का ट्राइंगल बनाना है, ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको इस बात का ध्यान रखना है जब भी इस तरह की कटिंग होती है ना सिमेट्रिकल फिगर हमेशा चाहिए होती है, सिमेट्रिकल फिगर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बताइए जब आप जो है डायमीटर को पूरा कवर करते हुए एक ट्राइंगल बनाएंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल अपने आप 90 डिग्री नहीं हो जाएगा क्योंकि ये डायमीटर है और डायमीटर और सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया। और ये क्या, अगर मैं इस वाली साइड को ए मान लूँ, इस वाली साइड को ए मान लूँ तो पूरी की पूरी जो जस्ट अ सेकंड में क्या करता हूँ, मैं इसको ए नहीं मानता, मैं क्या करता हूँ, मैं जो बेस है ना आपको वो आर मान लेता हूँ, 2r, 2r हो गया, यानी रेडियस अगर आर है तो जो लेंथ है पूरी डायमीटर जो हो जाएगा वो 2r हो जाएगा। ठीक है, अब मुझको क्या करना है, सिमेट्रिकल फिगर है तो मैं क्या मानता हूँ, आपको जो है सम है ना, ये वाली जो साइड है आपकी, इसको मैंने मानता हूँ a1 और ये वाली जो साइड है आपकी a2 हो जाएगी। तो आपको पता है कि जो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर जो होता है वो 4r के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है ना, वैसे आप जो है इतनी ज्यादा डीप डेरिवेशन में मत जाइए, इसकी आप एक बात को समझ लीजिए कि जब भी दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना होता है, आपको क्या चीज मैक्सिमाइज करनी है, आपको जो है इसमें एरिया मैक्सिमाइज करना है। ठीक है ना, एरिया मैक्सिमाइज करना है तो मतलब a अपॉन वो हाफ अपॉन a2 इंटू a1। ठीक है ना, आपको a तो मैक्सिमाइज करना है, यानी आपको अल्टीमेटली a1 इंटू a2 को मल्टीप्लाई मैक्सिमाइज करना है। जब आपको किसी दो क्वांटिटीज को मैक्सिमाइज करना होता है और उनका सम बराबर, उनका सम मतलब कांस्टेंट हो, आप ऐसा नहीं कर सकते ना इसमें कि आप जो है यहां तक लेके चले जाएंगे a2 को और a1 को यहां तक लेके चले जाएंगे, कोई फिक्स डायमेंशन है इन दोनों की। और जो क्या होता है आपको पता है ना, ट्राइंगल की भी कंडीशंस होती हैं कि दो साइड के डिफरेंस जो है तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए और आपका जो है दो साइड का सम जो है तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए, ऐसे कंडीशंस होती हैं। तो आपको पता है कि इसमें जो सम कांस्टेंट है हमारी साइड्स का और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको मैक्सिमाइज करना है। तो ऐसे केसेस में हमेशा जो प्रोडक्ट होता है उसमें जो क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है वो हमेशा आपस में बराबर कर दी जाती है। ठीक है, वो आपस में क्या कर दी जाती है, वो आपस में बराबर कर दी जाती है। तो आपको a1 और a2 को बराबर करना होगा। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक आइसोसीलियस ट्रायंगल हो जाएगा जो कि 45 डिग्री हो जाएगा। और आपको ये पता है कि आपकी जो डायमीटर जो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है वो कितनी है, वो √2 टाइम्स a होती है। अगर मैं इन दोनों साइड्स को a मान लूं, बराबर मान लूं, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों a होगी, तो यानी a होगी, ये भी a होगी, तो ये √2 आपका जो ये डायमीटर है जो कि कितना है, वो है आपका 2r के बराबर। तो 2r की जो वैल्यू है ना वो कितनी के बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी √2a के बराबर, √2a के बराबर हो जाएगी, क्योंकि a और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2a। ठीक है, तो यानी √2a की वैल्यू कितनी होगी, 2r के बराबर होगी। ठीक है, और आपको रेडियस कितनी बोलेगी, आपको जो रेडियस बोलेगी ना वो 4 बोलेगी, यानी ये कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी वैल्यू, 2 इंटू आर की वैल्यू 8 होगी, 2 इंटू आर की वैल्यू 8 होगी। तो आप ए की वैल्यू निकालिए, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 4√2, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4√2। ठीक है ना, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे आप, एरिया निकालेंगे आप हाफ इंटू जो दोनों साइड्स हैं a1 इंटू a2, यानी हाफ इंटू ए का स्क्वायर, और हाफ इंटू ए कितनी दी हुई है आपको, ए कितनी निकल गई, 4√2 निकल गई आपकी। तो आपके पास 4√2 का स्क्वायर यानी 16 इंटू 2, तो 16 इंटू 2 यानी 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका 16 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको केवल क्या याद रखना, सिमेट्रिकल फिगर बनानी है, आपको दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए आपकी। ठीक है, मैक्सिमाइज करने के लिए उन दोनों का एरिया। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 18th क्वेश्चन में क्या है ना, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, आपको मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 2a प्लस 3b इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर प्लस 3 2 6 और 12ab। ये बात ठीक है, मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं बताई अभी तक। 2a प्लस 3b की वैल्यू कितनी है, 64 है, और मुझको किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझको निकालनी है आपके 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर की। ठीक है ना, प्लस 12ab इज इक्वल टू 4a प्लस 9b स्क्वायर, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, नेगेटिव साइन आएगा इस जगह पर। और ab की वैल्यू कितनी है, ab की वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 12 करूंगा तो मेरा क्या आएगा 60, तो 64 माइनस 60 कितना होता है, 4 होता है, मेरा आंसर आ गया 4th। ठीक है, ये तो एक बात हो गई, ये तो एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, मेथड 1 बहुत ही बेसिक कन्वेंशनल तरीका। अच्छा, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ एडिशनल, मैं वही परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा, और परफेक्ट स्क्वायर में कितना कम है कितना ज्यादा है उसके हिसाब से देखूंगा कि मुझको क्या ऐड करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको बताता हूँ एग्जैक्टली इस मेथड में। देखिए 2a प्लस 3b है आपके पास, माइनस अगर आप इसमें क्या घटा दें,
आप इसमें से घटा दें 2 इंटू 3 AB, ठीक है ना। आप इसी का -2AB वाला पार्ट घटाएंगे ना, ये पार्ट अगर आप घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4A² + 9B² आ जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है ना, यही पार्ट आ जाएगा इसका अगर आपने जो है ये कर देंगे। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, ये है आपका आंसर जो ऑप्शंस की फॉर्म में आपको मिला हुआ है, ये पूरा का पूरा आपका आंसर है। ठीक है, एक बार मुझको बताइए, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर में से कुछ क्वांटिटी घटा रहा हूं, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर में से मैं ये वाली क्वांटिटी घटा रहा हूं, तो मुझको जो ऑप्शंस हैं उनमें अगर मैं ये वाली क्वांटिटी जोड़ दूं, ये वाली क्वांटिटी अगर मैं ऐड कर दूं, तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूं, मैं निकालता हूं कि ये एग्जैक्टली ये क्वांटिटी है क्या। देखिए ये क्वांटिटी क्या है आपकी, वो वैल्यू निकालता हूं मैं। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो 12 इंटू AB की वैल्यू क्या है 5, तो यानी 60 के बराबर आ गया। यानी अगर मैं इनमें 60 जोड़ दूं, यानी मैं जो ऑप्शंस है इनमें अगर मैं 60 जोड़ दूं, तो मेरा आंसर परफेक्ट स्क्वायर हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? मेरे को जो ऑप्शंस दिए गए उनमें मेरे को ये पूरी की पूरी वैल्यू दी गई है, मुझको ये पूरी की पूरी वैल्यू दी गई है, ठीक है ना, ये पूरी वैल्यू। यानी परफेक्ट स्क्वायर में से मेरा जो है ये पूरा का हिस्सा कट रहा है, ये पूरा का हिस्सा डिटेक्ट किया जा रहा है, सबसेट किया जा रहा है। तो यानी अगर मैं ऑप्शंस में यही वाला हिस्सा जोड़ दूं अलग से, तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि -2 इंटू 2 इंटू 3AB जो होगा, इसको इसी हिस्से को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये कट जाएगा आपस में, प्लस और माइनस वाला बचेगा क्या आपके पास, ये स्क्वायर वाला हिस्सा बचेगा। तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 60 है इसकी वैल्यू, तो यानी अगर मैं ऑप्शन में 60 जोड़ दूंगा तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। पहले ऑप्शन में 60 जोड़िए आप, क्या है आपके पास 68, परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं। फिर आप क्या कीजिए, सेकंड ऑप्शन में 60 जोड़िए, 2 + 60 क्या होता है 62, परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं। 60 + 4 64, परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ ये है। अभी रखते हैं इसको, क्या पता कोई और ऑप्शन मिल जाए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ये मेथड हमारा फेल हो जाएगा। तो अभी इसको रखते हैं कि ये हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन 6 में अगर हम 60 जोड़ते हैं तो क्या बनता है 66, क्या है परफेक्ट स्क्वायर? बिल्कुल नहीं। यानी हमारा केवल एक ही ऑप्शन था जो परफेक्ट स्क्वायर बना रहा था 60 जोड़ने पर। तो यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन आंसर। समझ में आ गई बात आपको? आई होप कोई इशू नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी इशू आता है, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन होता है, कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए, मैं जो है इंस्टेंटली वहां पर रिप्लाई करता हूं, ठीक है ना। चलिए अब आपको क्या दिया गया, आपको जो एक ट्राइंगल की बात की जा रही है। देखिए आपका ट्राइंगल है एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। इफ जी इज द सेंट्रोइड, ठीक है, जी सेंट्रोइड बोला है, एंड एक्सेल इज द मीडियन, तो एक्सेल क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड से पास होती है तो एफ क्या हो जाएगी, एक्सेल मीडियन हो जाएगी। इफ एंड इट्स लेंथ इज, यानी पूरी की पूरी जो एक्सेल है ना, इसकी लेंथ कितनी बोली जा रही है, जो आपकी पूरी की पूरी एक्सेल है उसकी लेंथ बोली जा रही है 18 सेंटीमीटर। अब आपको एक बात पता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कितना होता है xg, जो वर्टेक्स से मीडियन गिर रही है, तो वर्टेक्स से लेके सेंट्रोइड तक की जो दूरी होती है, अगर मैं उसको 2 बोलता हूं, तो सेंट्रोइड से लेके जो बेस है, जो आपका बेस है, वहां तक जो लेंथ होती है उसको 1 बोला जाता है। यानी पूरी की पूरी जो एक्सेल है, जो पूरी की पूरी मीडियन है, वो 2:1 से डिवाइड होती है सेंट्रोइड द्वारा। समझ में आई बात आपको? अच्छा, अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है एक्स जी की वैल्यू, यानी मुझसे दूसरे वाले हिस्से की वैल्यू पूछी जा रही है, यानी 2 की वैल्यू पूछी जा रही है। अच्छा, मुझको 18 वैल्यू दी गई है पूरी की पूरी एक्सेल लेंथ की, यानी अगर मैं 2 + 1 कर दूं, ये क्या 1 है आपका, ठीक है ना, यहां से तो टोटल वैल्यू क्या होती है, टोटल वैल्यू होती है 2 + 1, यानी टोटल वैल्यू होगी 3 के बराबर, ठीक है। लेकिन मुझको कितनी बोली गई, मुझको बोली गई 18 के बराबर, तो मैंने क्या कहा, ठीक है 3 की वैल्यू 18 के बराबर, यानी 1 की वैल्यू 6 के बराबर होगी, कोई इशू नहीं इस चीज में, 1 की वैल्यू 6 के बराबर होगी। मुझसे पूछे कि एक्सजी मेरे हिसाब से कितना है, मेरे हिसाब से एक्सजी 2 है, तो मुझको 1 की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझको 2 की वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट और राइट में दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 की वैल्यू आ गई 12, तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर हो गया 1, फर्स्ट 12। यही अगर मुझसे वो पूछ लेता कि जीएल की वैल्यू क्या है, तो जीएल की वैल्यू मेरे हिसाब से 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 की वैल्यू निकाल दी, 1 की वैल्यू कितनी, 6 के बराबर, तो मेरा आंसर क्या हो जाता, मेरा आंसर हो जाता 6 सेंटीमीटर। ये बात बिल्कुल क्लियर है आपको? बस ये बात याद रखनी है आपको कि जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 की फॉर्म में काटता है, 1 के रेशियो में काटता है। और आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो एक्स जी वाला हिस्सा है ना, उसको निकालिए जो 2 के बराबर होता है। आपने 3 की वैल्यू 18 के बराबर दी है, तो आपने 3 से 18 को बराबर किया, तो 1 की वैल्यू आ गई 6, लेकिन आपसे पूछेगी 2 की वैल्यू, तो आपने क्या किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी आपके पास क्या आ गया 6 × 2 यानी 12, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, आप एवरेज का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है एवरेज के क्वेश्चन में, गिवन दैट द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 28। एक बार बताइए मुझको, ठीक है, अगर आपको बोला जा रहा है कि जो 5 नंबर है उनका जो एवरेज है, मीन मतलब एवरेज 28 है, तो मैं उसको क्या बोल सकता हूं, क्या मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि इसका मतलब सबके पास 28 रुपए हैं, नंबर बोल लीजिए मतलब 28 रुपए हैं, ठीक है, तो इसके पास भी 28 रुपए, पहले वाले के पास, दूसरे वाले के पास भी 28 रुपए, तीसरे वाले के पास भी 28 रुपए, चौथे वाले के पास भी 28 रुपए और पांचवें वाले के पास भी 28 रुपए, क्योंकि एवरेज सबका 28 है, तो यानी सबके पास अल्टीमेटली बाद में किसी के पास ज्यादा थे, उसने कम वालों को दे दिए, कम वालों ने ज्यादा वालों से ले लिए, कुल मिला के अंत में सबके पास बराबर रुपए हो गए, 28 रुपए हो गए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अभी क्या बोल रहे हैं, इफ वन ऑफ देम इज एक्सक्लूडेड, यानी इन्होंने एक को निकाल दिया, मैंने क्या बोला, अच्छा देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड,
ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया आपका फोर्थ, और ये हो गया आपका फिफ्थ। ठीक है ना, ये बोला, इन्होंने बोला कि इनमें से किसी एक को इन्होंने अल्टीमेटली निकाल दिया। तो इन्होंने कहा चलो भाई जो 5वें नंबर वाला है ना, इसको निकाल दिया इन्होंने। ठीक है, इसको बाहर कर दिया। ये कहां पे बैठा हुआ है? ये बैठा हुआ है इस जगह पे ऊपर। ठीक है, अभी ऊपर बैठा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, ये यहां पे बैठा हुआ है आपका 28 वाला। ठीक है, 28 रुपए जो थे इसके पास, वो यहाँ पे लेके बैठा हुआ है। अच्छा, अब क्या हुआ, जब एक उन्होंने हटा दिया तो क्या हुआ था, मीन गेट रिड्यूस बाई 5, यानी जो मीन है ना सबका वो 5 से कम हो गया। 5 से कम हो गया यानी मीन 5 से कम हो गया, यानी सबकी वैल्यू 5-5 से कम हो गई। यानी ये कितना बचा, ये बच्चा आपके पास 23, ये कितना बचा, ये भी बचा 23, ये कितना बचा, ये भी बचा 23, और ये कितना बचा, ये भी बचा 23, है ना। तो एक बार मुझको बताइए, आपको ये बात पता होगी बेसिक्स में, एवरेज के में, कि ये बताइए अगर जो 5 था उसके पास अगर 28 ही रुपए थे, उसके पास अगर 28 ही रुपए थे, तो क्या फर्क पड़ता किसी एवरेज पे? आपने ये बात पढ़ी होगी कि एवरेज के बराबर जो वैल्यू है, अगर उतनी ही वैल्यू बाहर निकलती है तो एवरेज पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए 3, 3 और 3, ये 3 लोग हैं, तीनों का एवरेज 3 है। ठीक है ना, तो 3 क्या बोलता है, ये आखिरी वाला जो है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा है ना, तीसरा वाला बंदा बोलता है कि मैं आपके साथ नहीं खेल रहा, मैं बाहर जा रहा हूं, मैं आपके साथ जो है, जो यूनियन है मेरी, जो दोस्ती है मेरी, वो मैं तोड़ रहा हूं। तो इसका मतलब अपने 3 रुपए लेके बाहर चला गया। तो फिर अब जो बच्चे वो कितने थे, वो 2 थे, उनके पास रुपए कितने थे, 3, तो एवरेज कितना हुआ, 3 + 3/2, यानी अभी भी 3 है उनका एवरेज, क्योंकि जो एवरेज था उतना ही लेके गया है वो बंदा जो गया बाहर। तो इससे मुझे एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे जो बंदा गया है ना 5वें नंबर वाला, ये उतने नहीं लेके गया जितने एवरेज था। इसके पास एवरेज से जरूर ज्यादा होंगे, एवरेज से जरूर ज्यादा होंगे, तभी इसने जो है क्या किया, पूरे के पूरे सिस्टम का एवरेज नीचे गिरा दिया। और इसने कितने नीचे गिरा दिया, इसने जो है कितना नीचे गिरा दिया, इसने जो है यहाँ पे इसके भी 5 रुपए, इसने 5 रुपए इसको उधार दिए होंगे पहले वाले को, तभी तो अपने 5 रुपए लेके चला गया। ये दूसरे वाले से भी 5 रुपए लेके चला गया, तीसरे वाले से भी 5 रुपए लेके चला गया, और चौथे वाले से भी 5 रुपए लेके चला गया। यानी जो हम 28 रुपए मान के चल रहे थे, 28 रुपए नहीं थे इसके पास, इसके पास जो है 5 × 4, यानी इसके पास 20 रुपए और ज्यादा थे। यानी जो 28 रुपए हमने माने थे उतने नहीं थे इसके पास। अगर 28 रुपए होते तो सबका एवरेज फिर भी 28 ही रहता बाद में, लेकिन इसने 5-5 रुपए सबसे वापस ले लिए जो इसने उधार दिए थे। तो यानी इसके पास कुल मिला के कितने रुपए थे, जो 28 रुपए हमने माने वो तो थे ही, इसके अलावा इसके पास 5 चौके 20, यानी 20 रुपए और थे। तो यानी 28 + 20 कितना हो गया इसका अल्टीमेटली हो गया 48 रुपए। इसके पास कितने रुपए थे, इसका मतलब इसके पास 48 रुपए थे। समझ में आई बात आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसी तरीके से क्या है ना, प्रैक्टिकल चीजों के साथ रिलेट करते हुए समझना चीजों को। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका 21st क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जो आपका 21st क्वेश्चन है, इसको एक तरीके से देखिए आप क्या कर सकते हैं, मेथड 1 से देखें तो नंबर क्रंचिंग कर सकते हैं, जो कि अभी कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठा हूं तो आसान है मेरे लिए करना, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, नर्वस हो जाते हैं कई बार, तो हो सकता है ये ना भी काम करे, लेकिन एक मेथड है और कई बार स्ट्राइक भी कर जाता है, तो टाइम भी बहुत बचता है, तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखो बताइए, 2 नंबर्स का समय 15 है, उन दोनों का प्रोडक्ट है 14, तो कैसे इसको लिखा जा सकता है, कोई नंबर ऐसे पॉसिबल है? एक बार मुझको बताइए कि प्रोडक्ट कम है और सम ज्यादा है, ये बहुत रेयरली होता है, ठीक है ना, प्रोडक्ट कम है सम ज्यादा है, तो आपको इस कंडीशन में हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि जब 1 का मल्टीप्लाई किया जाता है ना, तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। 1 का मल्टीप्लाई किया जाता है तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, तो यानी 1 × 14 अगर आप करेंगे तो आपका 40 नहीं बनेगा। लेकिन अगर 1 को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या होता है, वो 1 ज्यादा हो जाती है वैल्यू, यानी अगर मैं 1 में 14 को जोड़ दूंगा तो मेरे पास 15 आ जाएगा। तो जब भी सम ज्यादा होता है ना और मल्टीप्लीकेशन कम हो आपका, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं ए तो नहीं, कि 1 तो नहीं छुपा कहीं पे। तो इस वाले केस में क्या, इस वाले केस में 1 ही छुपा हुआ था, तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि अगर x की वैल्यू में मान लेता हूं, बड़ी वाली वैल्यू मानी चाहिए क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव दी है, तो यानी x की वैल्यू बड़ी है, तो मैंने मान लिया कि x की वैल्यू अगर 14 हो जाती है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया हमसे, तो यानी क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 13, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 13, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1। ये तो एक बात होगी, ये तो एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। बाकी और क्या किया जा सकता है इन क्वेश्चन में वो भी देख लेते हैं, एक सेकेंड देखिए और क्या तरीका है इसको करने का। हमसे पूछी है x - y की वैल्यू, एक बताइए, मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखता हूं, क्या आप इसको ये लिख सकते हैं, x - y का होल स्क्वायर क्या होता है, x - y का होल स्क्वायर होता है आपका x² + y² और -2xy, ठीक है। अब क्या कीजिए, जो x² + y² है ना, इसको आप जो उसकी फॉर्म में लिखिए x + y का होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x + y का होल स्क्वायर, ठीक है, -4xy। समझ में आई बात आपको? तो आप कुल मिला के क्या कर सकते हैं, x - y का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है x + y का होल स्क्वायर -4xy के बराबर, ठीक है। अब आपको x - y की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे का अंडर रूट लेंगे, तो क्या है आपके पास आया x + y का होल स्क्वायर -4xy, ठीक है। तो x + y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर यानी 225 -4xy यानी कितना हो जाएगा 56। तो आपका अल्टीमेटली क्या आ रहा है, अल्टीमेटली आपका, एक सेकंड में यहाँ पे लिख लेता हूँ लेफ्ट में, अल्टीमेटली आपका जो है क्या आ रहा है, आपका अल्टीमेटली अंडर रूट के अंदर
9 दिखाई दे रहा है, एक बार मुझे बताइए अंडर रूट के अंदर 9 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करने में मुझे अल्टीमेटली 9 आएगा यूनिट में। तो ये बताइए इस ऑप्शन में मैं किसी का स्क्वायर करूँ तो मेरा 9 आएगा पीछे, तो 13 का स्क्वायर करूंगा तो आखिरी में 169 आता है, तो यानी 9 आ रहा है, ये बात ठीक है। 14 का 12 का करूंगा तो क्या होता है मेरा 44 आता है, यानी आखिरी में 4 आ रहा है। 11 का करूंगा तो आखिरी में 1 आ रहा है। 14 का करूंगा तो आखिरी में 6 आ रहा है, तो यानी एक ही ऑप्शन है जैसे मेरा आखिरी में 9 आ रहा है, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन, वही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? और चाहे तो पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं, 169 आएगा, उसका अंडर रूट लेंगे तो 13 आंसर हो जाएगा, कैसे भी कीजिए, बट मुझको तो हर तरीके से शॉर्टेस्ट मेथड निकालना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, ये तो एक तरीका हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर हमसे जी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल एसीबी। कौन सा एंगल निकालना है हमको? एंगल निकालना है एसीबी, ये वाला एंगल हमको निकालना है, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है? एजीबी एंगल जो है 150 डिग्री दिया है। तो आपको पता है यहाँ पे जो है ये आपको जो आर्क दी जा रही है ना, ये जो आर्क है, ये आर्क है सेंटर पर कितने बना रही है? 150 डिग्री बना रही है। तो जब भी कोई आर्क सेंटर पर 150 डिग्री, या कोई भी आर्क जब सेंटर पर मान लीजिए 2 थीटा एंगल बना रही है, तो इसका आधा एंगल कहां बनाती है? इस 2 थीटा बना रही है, तो इसका आधा एंगल वो बनाती है आपके सर्कमफेरेंस पे, तो यानी सर्कमफेरेंस पे बनाएगी केवल थीटा डिग्री। तो यानी अगर वो आर्क जो है सेंटर पर बना रही है 150 डिग्री, तो इसका आधा यानी 150 इंटू 1/2 तो 75 डिग्री, तो वो कितना बनाएगी? वो बनाएगी आर्क, वो आपकी सर्कमफेरेंस पे। तो सर्कमफेरेंस पे क्या हो जाएगा अल्टीमेटली? सर्कमफेरेंस पे हो जाएगा अल्टीमेटली 75 डिग्री एंगल। समझ में आएगी बात आपको? चलिए, बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3? तो नंबर ऑफ, अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 3 करना है तो आपको पता होना चाहिए सीधा कि उनके जो डिजिट्स है ना, उनका सबका सम जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यानी देखिए 8 + 7 क्या 15, तो 15 तो कट जाएगा, इसको हटाओ। 6 + 5 क्या होता है? 6 + 5 होता है 11, 11 + 1 12, तो यानी ये भी पूरा कट जाएगा। तो ये पूरा डिविजिबल हो रहा है। हमसे पूछा गया था डिविजिबल बताना, तो ये आंसर हो जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि 9 ने लार्जेस्ट बोला, 9 ने स्मॉलेस्ट बोला, सीधी सीधी बात है। इसका मतलब कोई और ऑप्शन जो है डिविजिबल हो ही नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 8 + 7 क्या होता है? 15, इसको हटाओ, डिवाइड हो जा रहा है। 3 + 5 3 हटाओ, 3 डिवाइड हो जाएगा। 9 को भी हटाओ, 3 को भी हटाओ, 5 बचा, अल्टीमेटली ये डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसी तरीके से 3 को हटा दिया, 5 + 4 क्या होता है? 9, वो डिवाइड होता है, उसको भी हटा दिया। 8 + 7 क्या होता है? 15, उसको भी हटा दिया, वो भी डिवाइड होता है। तो 1 क्या होता है? 1 बचा, वो डिवाइड नहीं होता, हटा दिया, ठीक है। 8 + 7 क्या होता है? 15, वो डिवाइड हो जाता है, इसको हटा दिया। 3 को भी हटा दिया। 7 + 2 9, उसको भी हटा दिया। 5 क्या होता है? डिवाइड नहीं होता, यानी ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई बात आपको? इसमें कोई इशू नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको कुछ नहीं, सम देखना है, सम अगर डिवाइड हो जाता है तो उनको हटाते चलिए, और जो बचता है अगर वो जो है डिवाइड हो जा रहा है 3 से अल्टीमेटली, तो ठीक है डिविजिबल है, वरना नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बोला था एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2001 टू 2002 डिक्रीज्ड बाई, ठीक है ना, 2001 टू 2002। और एक्सपेंडिचर किससे शो करें? डार्क वाले से। तो यानी 2001 में कितना था? 2001 में था आपका 20, और आपका जो 2002 है उसमें कितना था? 2002 में था आपका 15, ठीक है ना। एक सेकंड, 2002 नीचे आएगा, 2002 में 15 आपका, ठीक है। तो आपका क्या होगा रेशियो? आपका रेशियो क्या? 4:3, यानी एक कम हो गया कितने पर? 3 पर, एक कम हो जाए। एक सेकंड हो गया ये। द एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2002 टू 2002। एक बार मुझको बताइए, इनिशियल क्या है? हमेशा डिवाइड किससे किया जाता है? हमेशा डिवाइड किया जाता है इनिशियल क्वांटिटी से। इनिशियल क्वांटिटी क्या है आपकी? इनिशियल क्वांटिटी आपकी 4, ठीक है ना। इसने क्या बोला? इसने बोला एक्सपेंडिचर कितना कम हो गया 2001 से 2002 तक। तो कितना कम हो गया? एक कम हो गया, कितने पर कम हुआ? इनिशियल क्वांटिटी क्या थी? 2001 वाली, जो कि 4 है, तो यानी 1/4 इंटू 100। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 25%, ठीक है ना। इसका वाला इन्होंने जो ऑप्शन है वो गलत दिए। इन्होंने ऑप्शन क्या दे दिया? इन्होंने जो ऑप्शन दिए ना वो 1/3 कर दिया, यानी जो फाइनल क्वांटिटी है उससे डिवाइड कर दिया, जबकि क्वांटिटी जो इनिशियल होती है हमेशा उससे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। चलिए समझ में आई बात आपको? अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, उसमें लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी है, उन्होंने क्लियर तरीके से मेंशन नहीं करा, इसमें बोनस मार्क्स मिले होंगे शायद। चलिए अब देखिए आप इस क्वेश्चन को। tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 sec स्क्वायर एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अब इसमें सबसे पहले सिंपलेस्ट जो एंगल पॉसिबल है उसको पुट करके देखिए। मैंने क्या 0 पुट करूंगा सबसे पहले, क्योंकि मैं सबसे पहले सिंपलेस्ट जो एंगल होता है उसको पुट करता हूँ कैलकुलेशन मिनिमम को। साइन 0 हो जाता है तो tan पूरा 0 हो गया, -3 और sec स्क्वायर एक्स अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या होता है? sec की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है, यानी 3 × 1 हो जाएगा, प्लस 3 यानी पूरा का पूरा 0 हो गया, यानी मेरा आंसर हो गया 0। ठीक बात है, ये तो मेरा एकदम से पहला ऑप्शन ही फिट बैठ गया। इसको करने का पूरा तरीका क्या हो सकता है? इसको करने का प्रॉपर तरीका हो सकता है, आप लिखिए tan स्क्वायर एक्स को। tan स्क्वायर एक्स क्या होता है? tan स्क्वायर एक्स होता है आपका sec स्क्वायर एक्स -1, बिल्कुल ठीक है। फिर -3 sec स्क्वायर एक्स प्लस 3, ठीक है। तो -2 sec स्क्वायर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया आपका अल्टीमेटली 2 sec स्क्वायर एक्स
इज इक्वल टू -2, तो माइनस से ये माइनस कट गया, 2 से ये 2 कट गया। कॉस की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब सेक की वैल्यू कितनी आ गई, सेक की वैल्यू, सेक एक्स की वैल्यू 1 आ गई। सेक एक्स 1 बोलो या कॉस की वैल्यू 1 बोलो, कॉस एक्स की वैल्यू 1 बोलो, बात एक ही है। तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी आपकी, ठीक है ना। 0 भी हो सकती है, 360 डिग्री भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पे तो एक्यूट एंगल दिया हुआ है ना, तो आपको क्या है 0 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। समझ में आ गई होगी बात आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये पेपर जो पूरा कंप्लीट हो गया, डिटेल तरीके से हमने सारे सॉल्यूशंस देख ली। और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लगता है, आपको लगता है कि और कोई आपको कोई इशू है, कहीं समझ में नहीं आया आपको, तो मुझको बताइए, मैं कमेंट सेक्शन में आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा उसको फिर से, ठीक है। इसके अलावा जो कंपाइलेशन वाली में जो बात कर रहा था, जो मैंने मेंशन की थी, उसके बारे में अपना सजेशन जरूर बताइए, क्या सोचते हैं उसके बारे में, कि मैं क्विकली जो है पूरा का पूरा एक टॉपिक, जितने भी क्वेश्चन आए हैं उससे CHSL 19 में, वो मैं एक साथ एक वीडियो में डिस्कस कर दूं, जिससे कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, ठीक है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, और आप जो लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, और बहुत एफर्ट्स लगते हैं वीडियो बनाने में, और मैं कोशिश करता हूं कि जो मेरे कंटेंट हो वो बेस्ट हो, मेरा एक्सप्लेनेशन बेस्ट हो, और आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आए। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।